अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। कि नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ओके, our next topic we are now started importance of digestion. First of all, I read it and explain. फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि आपके पास जो फूड होता है वो ज़रिया है एनर्जी का। द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। हम डाइजेस्टेड जो हमारा फूड होता है, जो हज़म हुई हुई खुराक होती है, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जज़ब हो जाती है और फिर कहाँ शामिल हो जाती है? इनटू द ब्लड में। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दिस डाइजेस्टेड फूड टू ईच एंड एवरी सेल। और इस ब्लड का क्या काम होता है कि इस खुराक को ट्रांसफ़र करे, हज़म हुई हुई खुराक को हर सेल तक, हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं उसको ऑक्सीडाइज करे इस फूड के ज़रिए। ठीक है। एनर्जी इज़ रिलीज टू कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटी। और इस एनर्जी का क्या काम होता है कि हम अपनी लाइफ की हर एक्टिविटीज़ को, हर काम को आगे चला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो एक सेल है हमारे, आपकी किसी भी घड़ी में डला हुआ है, आपकी किसी गाड़ी में डला हुआ है, वो एक टाइम तक काम करता है जब तक उसमें एनर्जी होती है। जैसे ही उसमें एनर्जी ख़त्म होती है तो आपकी वो घड़ी रुक जाती है। इसी तरह हमारी इंसान की बॉडी में एनर्जी उसको खुराक से मिली होती है। हमें खुराक मिलती रहेगी तो हम भी गाड़ी की तरह चलते रहेंगे। जैसे हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते रहते हैं तो वो चलती है, वरना अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो वो गाड़ी स्टॉप हो जाती है। तो हमारी लाइफ भी इसी तरह गाड़ी की तरह चल रही है। जब हम इसमें फूड, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे तो ये भी हमारे हर काम में हमारे हेल्पफुल होगी। अगर हम इस में हम कुछ खाएं पिएंगे नहीं, हम वीकनेस होगी और इस तरह हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम मर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, कुछ ख़राबियाँ भी हो जाती हैं। कुछ ऐसी खुराक खाने से, कुछ ऐसा फूड खाने से, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली जब वर्कआउट नहीं कर पाता। फूड इज़ समटाइम नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली एंड मे रिजल्ट इन सम हेल्थ प्रॉब्लम। अक्सर हमारी खुराक पूरी तरह हज़म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें कुछ सेहत में हमारी खराबियाँ पैदा होती हैं। देयर आर मैनी काजेज़ ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। और इसके बहुत से काजेज़ हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के। सच एज इन्फेक्टेड फूड, जैसे कि आपके पास इन्फेक्टेड फूड ये कोई ऐसा फूड जो ख़राब हो। नॉट वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स, हाथों का ना धोना खाने से पहले। ईटिंग इन अनक्लीन अनस्टिल एक्सेट्रा। और इसके अलावा कुछ ऐसा खाना खाना जो आपके पास साफ़ ना हो। एनी ऑफ दिस फैक्टर मे लेड टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लाइक फूड पॉइजनिंग। और इसकी वजह से, ऐसा करने से कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं? फूड पॉइजनिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। यानी कि डायरिया, आपके पास लूज मोशंस वगैरह, और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है। डायरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरिया को कवर करेंगे। डायरिया इज़ अ फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ लूजेज। इसमें आपके पास वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। इस बीमारी में क्या होता है कि आपके पेट में पेन होता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी से वाटरी फ्लूइड सा, जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो एज अ वाटर फ्लूइड डिस्चार्ज होता रहता है बहुत ज़्यादा। इट दिस काज बाय ईटिंग फूड इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट, और बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय दीज जर्म्स। ये अब इसके काजेज़ क्या हैं? या तो आपने कोई ऐसी खुराक ली है जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट शामिल थे, बहुत से जरासीम शामिल थे, या कोई आपने ऐसा गंदा पानी पी लिया जिसमें ये सब जरासीम थे और उन्होंने आपके स्टमक में आके प्रॉब्लम कर दी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर दिया और आपका ये डिजीज़ काज हो गया। डायरिया इज़ अ सीरियस इलनेस स्पेशली फॉर बेबीज एंड एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर लॉस फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर इस तरह मोशन वगैरह लग जाएँ तो उनकी बॉडी से ये मिनरल्स और वाटर डिस्चार्ज होता रहेगा। और आपको पता है वो ज़्यादा खुराक अगर हम उनको पानी वगैरह नहीं देंगे, और बच्चे अक्सर पीते भी नहीं हैं, तो इस वजह से उनके लिए ये बीमारी
ख़तरा बन सकती है। ये इसी तरह आपके वो लोग जो ज़रा एज हो, जिनकी ज़्यादा एज होती है, बीमार रहते हैं, उनके लिए भी। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड बी गिवन सोल्यूशन ऑफ साल्ट। अगर किसी को ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उनको हम क्या देते हैं, साल्ट एंड शुगर फॉर डिहाइड्रेशन। साल्ट और नमक और चीनी का पानी जो पानी की कमी को पूरा करता है, नमकियात को पूरा करता है। एंड टेकन टू द डॉक्टर, और फिर उनको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। पेशेंट विद डायरिया फील वीक, और जब जिस पेशेंट को जो जो मरीज़ होता है डायरिया का, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है और टायर्ड, थका हुआ, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत सारा पानी और नमकियात जो होती हैं वो रिलीज़ हो चुकी होती हैं, निकल चुकी होती हैं। ड्यूरिंग द इलनेस द पेशेंट डाइट शुड इंक्लूड सॉफ्ट एंड ईजीली डाइजेस्टेबल फूड। जिस बंदे को डायरिया हो, उन ऐसी बीमारी हो, तो उनकी खुराक का, डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उनको नरम ग़िज़ा देना चाहिए ताकि वो आसानी से उसको हज़म कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है हमारे पास? कॉन्स्टिपेशन इज़ द कंडीशन विच व्हेन अ पर्सन हैज़ हार्ड फीसेस दैट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल। ये आपके पास कॉन्स्टिपेशन जो है, ये ऐसी कंडीशन है जिस बंदे को होती है, उसका जो बड़ा पेशाब होता है वो नहीं सही तरह ख़ारिज हो पा रहा होता, वो आपकी बॉडी से नहीं रिलीज़ हो पा रहा होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इट इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर। ये किस वजह से? या तो आपका जो सारा पानी होता है वो जज़ब हो चुका होता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड पासिंग स्लोली थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। किसका वजह क्या बनती है कि जब आप का फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है, ये ऐसा फूड जो अनडाइजेस्टेबल होता है, जिसका काम नहीं होता उसको डाइजेस्ट में। आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि जो आपकी बड़ी खुराक की नाली, तो जो पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है उसको वो अब्जॉर्ब करता था, अपने अंदर जब्स कर लेता था। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से वो जो स्लोली गुजर रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन को अब्जॉर्ब करने के बजाय आपको जो वहाँ वेस्ट मटेरियल घूम रहा था वो उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है, और फिर इसकी वजह से आपके जो बड़ा पेशाब होता है या वो जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो जाके हार्ड हो जाता है और फिर वो बॉडी से इजीली रिलीज़ नहीं हो पाता। दिस मे हैपन, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर्स। इसमें क्या ख़राबियाँ पैदा होती हैं? लाइक इनटेक ऑफ लेस वाटर, या तो आपने उस खुराक के साथ पानी का इस्तेमाल ही कम किया था जितनी इसकी ज़रूरत थी, या रेजिस्टिंग बाउल्स मूवमेंट, या आपकी जो आंत है, बाउल्स आपको हम आंत को कहते हैं, वो रोक रही है उस मूवमेंट को। वो जो आपकी एक्स्ट्रा मटेरियल आपकी बॉडी में घूम रहा है उसको रोक रही है और एक बॉल की तरह एक हार्ड मटेरियल बनाती जा रही है, इकट्ठा कर रही है अपने अंदर। चेंज इन ईटिंग हैबिट एंड डाइट, या तो आप हेल्दी डाइट ले रहे थे और अचानक आप लोगों ने कोई ऐसी डाइट लेना शुरू कर दी जो अनहेल्दी है। ड्यूरिंग मोर, इसमें अब हमने क्या करना है, प्रिकॉशंस क्या हैं? ड्रिंकिंग मोर वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और वार्म वाटर, और क्या होना चाहिए? वो गर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फाइबरस फूड एंड मिल्क, इसके अलावा हमें ऐसी खुराक खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मौजूद हो, पेट को नरम करने वाली चीज़ें, और दूध पीना चाहिए। ईटिंग मोर फ्रूट, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। सीरियल्स, अनाज और पॉरेज, ये आपके पास दलिया वगैरह जो होता है, आर हेल्पफुल टू ईजी दिस प्रॉब्लम, के आराम से ये जो बीमारी आपको हुई है ये ठीक हो सके। हाउएवर इफ़ प्रॉब्लम प्रिसिस्ट दैन डॉक्टर मस्ट बी कंसल्ट, अगर आपको इस बीमारी में आप ज़्यादा लाहक हो गई है तो आपको इसके बाद डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए, ये सब एहतियाती तदाबीर करने के बाद भी। कि जी हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है टॉपिक नंबर 1.3, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने का अमल। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसी तरह हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो वो कौन से बॉडी ऑर्गन से गुजर के जाता है, किस तरह वो उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे हेल्प करते हैं, किस तरह हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, वो किन रास्तों से गुजर के हमारे ब्लड में शामिल होता है, मिक्स होता है जाके। A biochemical process in living organism include the production of energy from glucose or other food molecules are called respiration. ये एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल भी इन्वॉल्व होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? एनर्जी की। किसके ज़रिए? ग्लूकोज और
आपके पास जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आप खाना खा रहे होते हैं, जो फूड आप खुराक ले रहे होते हैं, उसके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक इन लाइफ सेविंग ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. और इसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकालते हैं, और ये हमारी जान बचाता है, और ये हमारी बॉडी का अहम हिस्सा है. अगर हम सांस ही नहीं लेंगे, अगर ऑक्सीजन ना होती, तो हम लोग इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट कर सकते थे. दिस प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग इंक्लूड 2 स्टेप्स. इसके हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग. एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, एक्सटर्नल ऊपर की तरफ की ज़ाहिरी, और एक इंटरनल, एक अंदरूनी, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ आपकी जो रिस्पायरेशन होती है. इट्स मीन कि एक आप ब्रीथिंग, जो सांस हवा को अंदर लेके जाएंगे, वो आप बाहर से लेके जाएंगे ना, और उसके बाद जो अंदर वो सेल्स में आपके जिस तरह पहुंचेगा, जिन प्रोसेस से पहुंचेगा, उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस वेयर गैसेज आर एक्सचेंज. ये एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है, आपका ज़ाहिरी हालत का अमल है, जिसमें गैसेज जो होती है एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द बॉडी. हमारे जिस्म के अंदर इनकी एक्सचेंजमेंट होती है सराउंडिंग के साथ, और इसमें हेल्प कौन करते हैं, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प करता है. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. ये हमारे पास पहला स्टेप है किस चीज़ का, रिस्पायरेशन का, सांस लेने का. इन विच ऑक्सीजन इज टेकन. क्या हम करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, एक्सहेल करते हैं, अपनी बॉडी से निकाल देते हैं. ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना हमारी बॉडी सबसे रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस द एयर पैसेज थ्रू द नोज. अब जब हमारी ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई है, हमने सांस लेना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले क्या होगा, वो नाक से गुजरेगा, उसके बाद लैरिंक्स से, सांस की नाली से, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वोलाई एंड इंटर इनटू लंग. ये सब हमारे वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी किस में हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन में. नोज, सबसे पहले हमारे पास नाक आ जाता है. नोज क्या करता है, द नोज कंसिस्ट ऑफ 2 कैविटीज़ कॉल्ड नॉस्ट्रल्स. हमारी नाक में 2 कैविटीज़ हैं, 2 ऐसी पाइपलाइंस जा रही हैं जिसे हम नॉस्ट्रल कहते हैं. हम आप देख सकते हैं 2 सुराख से. द नॉस्ट्रल्स बिकम मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. और हमारे ये जो नाक के नथने होते हैं, ये अक्सर गीले रहते हैं. क्यों गीले रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक फ्लूइड सा प्रेजेंट है, म्यूकस सा प्रेजेंट होता है, जिसका आगे क्या काम होता है, द एयर इंटर टू द नॉस्ट्रल. जब हम सांस लेते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो ये नॉस्ट्रल से गुजरती है, तो इसको गर्म कर देती है. ठीक है, इसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है. द हेयर इन द नॉस्ट्रल कैप्चर डस्ट पार्टिकल्स. और जो हमारे नाक के अंदर नथनों में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर. और अक्सर आप अपना नोज़ जब वॉश करते हैं, तो आपको अक्सर गंद सा निकलता है. ये वही होता है जो एयर को साफ़ करके हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक भेजता है. और एयर इनहेल एंड क्लीन इट. और हम जब वो पार्टिकल्स अंदर लेके जाते हैं, तो तब तक हवा क्या हो चुकी होती है, साफ़ हो चुकी होती है. नेक्स्ट क्या है, लैरिंग्स. द लैरिंग्स और साउंड बॉक्स इज लोकेटेड इन द नेक. इसके बाद आपका जो लैरिंग्स होता है और या जो साउंड बॉक्स होता है, ये हमारी नेक में नज़र आएगा आपको. सर आप हाथ लगाएं, आप जब बात कर रहे होते हैं, तो आपकी ये जो गर्दन वाला हिस्सा है, इसमें वाइब्रेशंस होती हैं. हम पहले भी ये रूल पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशन कैसे होती है, द टू एंड फ्रो मोशन. जब एक चीज़ आगे से पीछे मूव करती है और जब वो वाइब्रेट करती है, तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ये तो इसी तरह जब यहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड में जब हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, तो ये आपकी गर्दन पे वाइब्रेशन सी होती है. और यहाँ ये इसी में से हमारी सांस जो आपकी एयर है वो गुजरेगी. एयर फ्रॉम द नोज पासिस थ्रू द फेरिंग्स. इसके बाद ये एयर गुजरते हुए फेरिंग्स में जाएगी एंड देन लैरिंग्स बिफोर इट इंटर टू ट्रैकिया. ट्रैकिया से गुजरने के बाद ये 2-3 हिस्से हैं, इनको नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं. सबसे पहले ये नोज़, फिर इसके अलावा माउथ और फिर फेरिंग्स. और इस
लैरिंग्स, फिर उसके बाद ग्लोटिस आप देख सकते हैं। ये हम नेक्स्ट ट्रैकिया में एक नेम पढ़ेंगे ग्लोटिस, या ये ब्लैक कलर का ये जो आपको उन्होंने शो किया हुआ है, ये वो हिस्सा है, वो ओपनिंग है जहाँ से आपका हवा गुजरेगी। ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, आप इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग, इसको हम कार्टिलेजिनियस रिंग भी कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस, जहाँ ट्रैकिया की ओपनिंग होती है इसको हम ग्लोटिस कहते हैं। विच इज़ कवर्ड बाय फ्लैप, ये एक आप कह सकते हैं कि पल्ला, जिस तरह कोई पतली सा लेयर नहीं होती उस तरह की लेयर सी होती है, जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं, जो इसके ऊपर बंद हुई होती है। ये क्यों होती है, इसका बहुत बड़ा काम है। जब आप पहले बताया था, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो हमारी हवा, सांस की नाली और खुराक की नाली अलग अलग है, लेकिन ये गुजर एक ही रास्ते से होते हैं। अगर हम खाना खाते हुए हमारी ये ग्लोटिस ना हो और उसके ऊपर एपिग्लोटिस ना हो, ये ऊपर से बंद ना हो, तो हमारा जो खुराक होती है, हम जो खा रहे होते हैं, वो हमारी सांस की नाली में चले जाए। और अगर हमारी सांस की नाली में कोई ऐसी चीज़ चली जाए और यहाँ पर इसको स्टॉप कर दे, तो हम सांस सही तरह नहीं ले पाएंगे और अक्सर डेथ हो जाती है इस वजह से। तो ये अल्लाह ताला ने ख़ास हमारे अंदर सिस्टम खुद ही रख दिया है कि ये जब आप जैसे ही आप खुराक मुंह में लेके जाते हैं तो ये खुद ब खुद इसके ऊपर एक कवर सा आ जाता है। जब आप खाना खा चुके हो, जब वो नवाला नीचे चला जाता है उस जगह से, तो ये आपके पास एपिग्लोटिस खुद ब खुद हट जाता है। द एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलविंग, दस स्टॉपिंग द फूड फ्रॉम इंटरिंग टू द ट्रैकिया, कि ये ट्रैकिया में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रैकिया में ये खुराक आपकी शामिल ना हो, इसीलिए ये इसको जब आप निगल रहे होते हैं खुराक को तो ये ऊपर एपिग्लोटिस आ जाती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इट रिमेन ओपन, और जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं और जब वो बाहर आप लेके आते हैं सांस को, तो ये फिर से ओपन हो जाता है। ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई में क्या होता है, द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकस इन द चेस्ट कैविटी। इसके अलावा आपके पास ये जो ब्रोंकाई होता है, ये आपकी दो ब्रांचेज में आगे जाकर डिवाइड होते हैं। दो और आपके पास जो विंड पाइप होता है और दो और पाइप लाइन्स में तब्दील हो जाता है जिस चेस्ट कैविटी की तरफ, एक लेफ्ट और एक राइट। कार्ल ब्रोंकस, ईच ब्रोंकस सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई इंटर इनटू द लंग्स एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कार्ल bronchioles which open into sac like structure called alveoli। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो आपकी दो यहाँ से पाइपलाइंस जा रही हैं, ये किस में चली गई हैं, लंग्स में। अब लंग्स का क्या काम है, ये जो ब्रोंकाई होती हैं ये फिर बहुत ज़्यादा आगे जाके और लेयर्स में तब्दील हो जाती हैं। या आपके पास छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे एल्वोलाई कहते हैं, छोटे से बॉल्स की तरह। इनका काम होता है, इसका क्या काम होता है, आपके पास प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ये आसानी से एक ऐसी थैली है जो आपके पास हवा जो उसके अंदर आपके पास गई है, इसको एक्सचेंज होने में, यानी कि तंगी ना हो, आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए और ऑक्सीजन अंदर चली जाए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एयर, और उसके बाद आसानी से ये शामिल हो सके हवा में और एयर में। मीन्स के जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उसी हवा जो आपने हवा अंदर की थी, जो एयर अंदर की थी, उसके साथ वापस जाएगी जो हम बाहर निकालेंगे सांस। और जो ऑक्सीजन आप अंदर लेके गए हैं वो आप ब्लड में शामिल हो जाएगी। ईच एल्वोलाई आर सराउंडिंग बाय मैनी कैपिलरीज, और ये जो एल्वोलाई होते हैं ये किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपकी बहुत सी रगों के शहरक के करीब। जो आपकी बॉडी में वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उसके इर्द गिर्द फोल्ड हो जाते हैं, जिनका क्या काम होता है, आसानी से आपकी ब्लड में इसको ट्रांसफ़र कर सकें। कि क्लास, आई होप आपको इसका एक हमारे पास प्रोसेस रह गया है लंग्स, इंशाल्लाह उसको हम अपने नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। ओके, आपका होमवर्क है शॉर्ट क्वेश्चंस का, आपने अपनी कॉपी पे करना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डायफ्राम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, के डायफ्राम का आपके पास क्या रोल होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त, सांस लेते वक्त, अंदर लेके जाने के बाद और बाहर लेके जाने के बाद। इन इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन इन द चेस्ट कैविटी इन लाइक, जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं तो जो डायफ्राम होता है ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और फ्लैट हो जाता है चेस्ट कैविटी की, और चेस्ट हमारी जो सीना होता है उसको फैला देता है, जिसकी वजह से एक वैक्यूम सा, एक सुराख सा बन जाता है जो हवा को
पुल करता है, हमारी लंग्स में धकेलता है, और एक्सलेशन के बाद ये डायफ्राम जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये दोबारा से अपनी उसी गोल डोम सी शेप में आ जाते हैं और हवा को धक्का देकर लंग्स से बाहर निकाल देते हैं, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से बाहर हम रिलीज कर देते हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कि काजेज़ क्या थे। ये तो वैसे आपको खुद देना चाहिए था होमवर्क, लेकिन चलें मैं फिर आपको बता दूँ डायरिया क्या है। डायरिया इज़ यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइट इन्फेक्शन। और कॉन्स्टिपेशन इज़ काज्ड बाय फ्रीक्वेंट यूज ऑफ स्पाइसी फूड, insufficient fluid intake and excessive use of food starved diet tend to create dryness and mucous membrane। ऐसी खुराक खाना जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, और कुछ ऐसे फ्लूइड, कुछ ऐसे मशरूबात पीना जो आपके म्यूकस को, आपके जो बॉडी के अंदर ऐसा जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको ड्राई कर दे, और ये फूड स्टफ आप ऐसे खाएं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। और एक और आपने क्या काम करना है, जो आपकी बुक में डायग्राम शो है, ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको आपने अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन ड्रा करना है। और बच्चे पेंसिल से डायग्राम बनाएं, पेन से नहीं बनानी। आप लोगों ने डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाई जाती है, और लेबल भी आपने उसको पेंसिल से ही करना है। और लेबलिंग जिस आपकी बुक में बिल्कुल एक सीक्वेंस में की गई है, इसी तरह आपने उसको लेबल करना है। और अपना होमवर्क आप लोगों ने व्हाट्सअप करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 विल बी डन ऑन योर नोटबुक। आपने इसको अपनी नोटबुक पे करना है। ये आपके पास डायग्राम है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की, इसको आपने करना है। उधर पीछे हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम की बात की, वो ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। डायग्राम में ये क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो ये इस तरह, अभी ये जिस तरह थोड़ा सा कर्व हुआ है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक डोम सी शेप बन जाती है और हवा सीधे अंदर से शामिल हो जाती है। और जब आपने वापस हवा को बाहर निकालना होता है, उसको एक्सहेल करना होता है, तो ये जो डोम सी शेप वापस दोबारा से इस तरह कर्व में बन जाती है, और आपकी बॉडी से हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो आसानी से रिलीज़ हो जाती है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।